नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स के आज कक्षा संख्या 25 है। इसका पहले हम 24 कक्षाएँ कर चुके हैं। लास्ट की जो कक्षा थी उसमें हमने देखा था अपना उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस टॉपिक के जस्ट पहले हमने एक स्वर वर्णों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो अपनी जीभ होती है उसके आधार पे वो स्वर वर्णों का वर्गीकरण वो देखा था, जिसमें अग्रस्वर, पश्चस्वर और अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्य स्वर होते हैं। उसके बाद हमने व्यंजन वर्ण से पहले डिस्कस करने के पहले ये एक टॉपिक देखा था उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव, क्योंकि जब व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे ना तो ये बार बार ये वर्ड आएंगे और वो आपको तंग करेंगे। तो इसकी वजह से हमने उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव करके ये टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था, इसके बारे में समझा था। फिर अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न क्या होता है इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारी बात हुई थी। चलिए अब आज की जो कक्षा है इसमें हम देखेंगे आज से व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण के बारे में हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे और उसका वर्गीकरण वगैरह कैसे किया गया है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना व्यंजन वर्ण। जैसे स्वर वर्ण के बारे में हमने देखा था कि स्वर वर्ण का जो उच्चारण होता है ना वो बिना किसी अन्य वर्ण के, मतलब कि बेसिक वर्ण जो अपने हैं ना वो स्वर वर्ण ही है। स्वर वर्ण के सहायता से ही व्यंजन वर्ण बोले जा सकते हैं। और अगर जैसे उच्चारण और उच्चारण स्थान हम दिख चुके हैं तो इसके पॉइंट से भी आप स्वर और व्यंजन को समझ सकते हो। स्वर वर्ण ऐसे होते हैं कि उच्चारण स्थान जहाँ भी होगा कंठ मूर्धा वहाँ से ध्वनि डायरेक्ट निकलती है और उनका हम उच्चारण कर लेते हैं। ज़्यादा बाधा या अवरोध नहीं रहती है तो बहुत मिनिमम, जीभ के द्वारा थोड़ा बहुत उन ध्वनियों में अवरोध करके हम उस ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें क्या है कि ये अवरोध ज़्यादा रहता है। उच्चारण स्थान से जब वो ध्वनि निकलती है तो जब अपने उच्चारण अवयव हैं, उच्चारण अवयव कौन कौन हो सकते हैं हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, या तो हमारा जीभ होगा या फिर निचला होंठ होगा। तो इनके द्वारा हम अवरोध ज़्यादा उत्पन्न करते हैं व्यंजन वर्णों में और तब वो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उस पॉइंट से भी आप समझ लेना कि स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। तो अवरोध ज़्यादा किस में होगा, व्यंजन वर्ण में। स्वर वर्ण में बहुत ही कम होगा, जीभ उसमें भी उठता है लेकिन बहुत थोड़ा सा, ठीक है, वो भी किसी किसी ध्वनि में। स्वर वर्ण में भी जो सबसे बेसिक ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन है, अ, ई और उ, इन्हीं से ही ये सब, और हाँ एक री भी मान सकते हो। तो इन्हीं 3-4 ध्वनियों से सारे स्वर वर्ण भी बने हैं। अब उन स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक इसमें भी अंगा कर लेना, अंगा तक हुआ था ना हमारा, अंगा कर लो। व्यंजन वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण के बारे में हमने देखा कि ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। शुरू से पढ़ते हैं तो वही डिफरेंशिएशन लिखिए, कुछ ज़्यादा अलग लिखने की जरूरत नहीं है। जो अलग चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो, ठीक है। व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। जैसे आप सब जानते ही होंगे, ही, का,
ठीक है, ग, च, ठीक है, च आधा लगा के हम ये बताना चाहते हैं कि अभी इसमें हमने स्वर वर्ण नहीं लगाता है, यानी कि अगर च प्लस अ ऐसे करोगे ना तब जाके च ध्वनि हो जाएगी। ठीक, आ लगाओगे तो चा हो जाएगा, ई लगाओगे तो ची हो जाएगा। तो इस तरह से व्यंजन वर्ण है ही ऐसे कि अगर उनको बोलना है तो आपको कोई ना कोई स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली ये है। और उच्चारण स्थान उच्चारण के पॉइंट से अगर बात करोगे तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान से जो भी ध्वनि निकलती है उच्चारण अवयव द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है तब वो ध्वनि निकल पाती है। तो ये है व्यंजन वर्ण। ठीक है, संख्या की बात करें, व्यंजन वर्णों की संख्या, इसमें बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन जो मूल माने गए हैं, मूल रूप से जितने, और आपको भी तार्किक रूप से जान पाओगे कि हाँ मूल रूप से इतनी ही ध्वनियाँ हैं, वो कितनी हैं मूल रूप से, वो है अपनी 33, इस मतलब 33 है। इसको किसने माना था? तो कामता प्रसाद गुरु ने, गुरु के अनुसार। देखो जब भी हिंदी व्याकरण स्पेशल में अगर बात आएगी तो कामता प्रसाद गुरु, वासुदेव नंदन प्रसाद, इन सब का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इन्होंने मारा कि मूल रूप से 33 अपनी है। अब वो कौन कौन सी हैं? तो स्पर्श व्यंजन हो गए, स्पर्श व्यंजन, इसमें अपने कौन कौन से? कवर्ग, छवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कितनी हो गई? 25 ध्वनियाँ हो गई ना। कवर्ग, तो ये तो आप समझ रहे होगे, कवर्ग मतलब क ख ग घ अंग, चवर्ग मतलब च छ ज झ इ, टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ अण, तवर्ग मतलब त थ द ध न, पवर्ग मतलब प फ ब भ म। अब ये स्पर्श क्यों कहते हैं, क्या है, इसके बारे में पूरा हम डिस्कशन करेंगे, उसके लिए आप चिंता मत करना। अभी आप समझ लो कि 33 उन्होंने कैसे कैसे बांटा। तो स्पर्श व्यंजन उन्होंने कहा 25, उसके बाद अंतस्थ, यार लावा, ठीक, उसके बाद उष्म व्यंजन, तलाबसा, मूर्धन्यसा, दंत्यश और हा। तो कितनी होगी? 25, वो ये 4 और ये 4। तो ऐसे करके 33 इन्होंने माना कामता प्रसाद गुरु ने, और बेसिकली यही 33 मूल व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इसके बाद जो भी व्यंजन ध्वनियाँ हैं या तो कहीं से आगत हैं या फिर संयुक्त करके बनाई गई हैं, मूल रूप से यही है। आइए पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो यह मूल रूप से इतनी याद रखना, 33 इसको किसने माना है? कामता प्रसाद गुरु ने। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, उसमें व्यंजन ये। अब इसको अंतस्थ क्यों कहते हैं, उसमें क्यों कहते हैं, स्पर्श क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, तो ये भी अभी हम पढ़ेंगे, वो विस्तार में पढ़ेंगे। अभी बस आप संख्या जान लो और किस वजह से 33 हो रही है वो जान लो। ठीक है, अब जो इसमें संख्या के बारे में जो विवाद आता है तो उसको भी देख लेते हैं। जी हमने पॉइंट बनाया था, उसी पॉइंट के नीचे बॉक्स टाइप में बना लेना, ऐसे बॉक्स बना लो। अब इसमें क्या माना, जो वासुदेव नंदन प्रसाद अपने भी एक व्याकरणविद है, तो उन्होंने कहा कि संयुक्त व्यंजन,
उन्होंने संयुक्त व्यंजन माना किस किस को, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्यों, छ किससे बना है, तो क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ करके छ बना है। ठीक है, त्र कैसे बना है, तो आधा त प्लस आधा र प्लस अ, ये ध्वनियाँ हैं इसमें, त्र त आधा र आधा अ। ज्ञ कैसे बना है अपना, तो आधा ज प्लस य प्लस अ। स्र कैसे बना है, तालाब स र और, तो ये चूंकि संयुक्त व्यंजन क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि दो दो ध्वनियाँ मिलके ये व्यंजन बना है, यानी कि छ का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, क और स इन्हीं ध्वनि से ये छ बना है, त्र त और र से बना है, ज्ञ ज और य से बना है। ठीक है, ऐसे ही स्र भी, तो ये चार ध्वनियाँ होगी संयुक्त व्यंजन। उसके बाद द्विगुण व्यंजन, इसको हम उत्क्षिप्त ध्वनि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, भी नामकरण के बारे में भी सारी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बस नंबर्स देख रहे हैं कि व्यंजन वर्ण कितने हो सकते हैं। तो ये हो गई, ये ड और ढ के नीचे जो बिंदु लगा के ना, इन दोनों को हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये ध्वनि आप देखे होगे, जैसे अगर ड है तो देखो ड से तो क्या हो जाएगा, डमरू, लेकिन पेड़ का जो ये वाला ये ध्वनि, ठीक है, ये अंगा भी नहीं है, ड के नीचे, अंगा में तो ऐसे साइड में होता है ना, अगर अंगा लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो वो ध्वनि नहीं है, अड़ा अड़ा करके है पेड़। ठीक है, ऐसे ही ढ का देखो, ढ से क्या होगा, ऐसे ढोलक में ढ है, लेकिन पढ़ना में ध्वनि क्या है, ढ के नीचे ढ़ ढ़ करके ऐसे कुछ ध्वनि होगी ना इसकी, इसका तो ढ हो जाएगा, लेकिन इसका ढ़ पढ़ना। तो ये दोनों ध्वनियाँ अलग हैं ड और ढ से, याद रखना। इनका नामकरण हो गया द्विगुण व्यंजन। और उसके बाद वासुदेव नंदन ने माना एक अयोगवा जो है, अयोगवा को हालांकि न व्यंजन माना जाता है न स्वर माना जाता है, जिसमें कि अपने अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो उसमें क्या होता है, ए ओ औ अन जो लास्ट वाली जो ध्वनियाँ हैं उसको अयोगवा माना है, व्यंजन के अंतर्गत मान लिया है इन्होंने, वासुदेव नंदन ने। लेकिन वैसे अनुसार विसर्ग अयोगवा हैं, और वी को अयोगवा ऐसी ध्वनि है ना तो जो स्वर हैं ना ही व्यंजन है। इसके बारे में भी विस्तार से हमें चर्चा करनी है। तो अब इन सबको मिला के ना, इसको डाटा को इसके बगल में आप लिख लेना समझने के लिए। इन सबको मिला के कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या हुआ, वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार कुल व्यंजन कितने हो गए, तो एक तो जो 33 थे किसके, कामता प्रसाद गुरु के 33 ध्वनियाँ जो मूल रूप की हैं वो, प्लस इन्होंने कहा कि ये संयुक्त व्यंजन वाले भी 4 हो गए। ठीक है, द्विगुण व्यंजन वाले भी 2, ठीक है, और अनुसार विसर्ग भी 2। तो इस तरह से कितने हो गए, 4 37 2 41 माना इन्होंने। ठीक है, इन्होंने संयुक्त द्विगुण और अयोगवाह को भी जो है व्यंजन वर्ग के अंतर्गत जोड़ा, और इन सबको मिला के बताया कि 41 व्यंजन वर्ण की ध्वनियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आगत व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं हिंदी में, कुछ प्रचलित
ध्वन्यात्मक ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनि व्यंजन वर्ण कह सकते हो। मैं बताया था आपको ध्वनि और वर्ण के बारे में अंतर, कि अगर लिखित रूप से बात करेंगे लिख के तो उसका वर्ण वाला रूप हो जाएगा। अगर शाब्दिक मौखिक वाचिक की बात हो हम तो ध्वनि कह सकते हैं। तो कौन कौन सी हैं? ये नुक्ता वाली जो आपने देखी थी ना, क, ख, ग, ज, फ, ऐसे करके ना, मतलब ज थोड़ा सा ना इसमें जीभ को दबा के ना हवा को वैसे ज़्यादा मात्रा में निकालने की कोशिश की जाती है, तो वो ध्वनि हो जाती है क, ख, ग, ज, भ, क, ख, ख, मतलब क नहीं, ख ऐसे करके, ख, ग, ज। जैसे शायरी वगैरह में या फारसी ध्वनियाँ ही हैं तो वहाँ पे ही प्रयोग हो रही है, और हिंदी में इनका प्रयोग अब ज़्यादा ही हो रहा है इन पांचों ध्वनियों का, तो इनको भी व्यंजन ध्वनियों में ही काउंट करते हैं अपने नए जो भी अपने व्याकरणविद हैं वो लोग। तो ऐसे करके ये ध्वनियाँ भी हो गई जो कि व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। तो इसको जो हो गए तो 41 5 46 हो गई ऐसे। तो हिंदी है और हिंदी ऐसे भी समृद्ध भाषा होती जा रही है, तो वर्ण ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं। मराठी की एक ल जैसी ध्वनि है, वो भी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत काउंट करते हैं काफ़ी व्याकरणविद। तो ठीक है, इसके समृद्धि का एक कारण भी होना चाहिए कि हम नई ध्वनियाँ अपनाएं जो हमारे उसमें नहीं है और हमें बोलने में उससे सहूलियत हो, तो वो चीज़ होगी। लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाएगा तो मूल रूप से हिंदी में उतनी ही ध्वनियाँ हैं, और आप जो भी ये सब ध्वनियाँ देख रहे हैं वो उन्हीं ध्वनियों से बनी हुई हैं, उन्हीं के आसपास है। तो मूल रूप की वही ध्वनियाँ है जो क से लेकर ह तक जो अपने कामता प्रसाद गुरु ने बताया है ना 33 ध्वनियाँ, तो वो आप याद रखना। उसके बाद हाँ, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आपको याद ना हो कि हाँ ये भी है अपनी व्यंजन ध्वनि, ड ढ ये द्विगुण व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसको ना इसी टॉपिक के नीचे से ब्रैकेट में इसको कर देना। ठीक है, तो हमारा ये हो गया व्यंजन वर्ण की परिभाषा और उसकी संख्या के बारे में हमने देख लिया। अब उनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे ना, तो क्यों उसका स्पर्श कहते हैं, क्यों अंतस्थ, क्यों उष्म, अब ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो हमने अभी देखा था ना कि अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न मतलब कि ध्वनि उत्पन्न करने से पहले जो अपने जो भी वागिंद्रिय हैं, मतलब अपना कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, ये जो भी ध्वनि इनकी क्या मतलब क्रिया रहती है, अभ्यंतर प्रयत्न मतलब पहले, अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर हो गया। तो ध्वनि उत्पन्न होने से पहले जो जो इन वागिंद्रियों की क्रिया होती है ना, कि जीभ का उठना शुरू हो गया, जीभ का झुकना मतलब साइड में आना शुरू हो गया, जो भी ध्वनि उत्पन्न होने के पहले जो जो हम क्रिया करने लगते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण कैसे कैसे बैठे हैं पहले हम वो देखेंगे, फिर बाह्य प्रयत्न के आधार पर। इसलिए मैंने आपको पहले वो दोनों चीज़ बता दिया था। तो दिखना इधर, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे कौन कौन से कैसे कैसे इनको बांटा गया है। तो इसमें पहला आता है जो अपना वो है स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श मतलब आप जानते हो, मतलब नॉर्मल इसका मीनिंग क्या होगा, स्पर्श मतलब टच करना, छूना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था ना उच्चारण और उच्चारण स्थान में कि जो उच्चारण अवयव हैं वो उच्चारण स्थान को बाधित करते हैं, तब ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं कि वहाँ से फेफड़ों से वायु निकले, फिर हमारे उच्चारण स्थान जो भी हैं, कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, तालु हो गया, जो भी यहाँ से ध्वनि निकाल रहे हैं उन वायु को रोक के उनमें कौन कौन बाधा उत्पन्न करते हैं, अपने उच्चारण अवयव, जो कि कौन कौन से हैं, जीभ हो गया हमारा और निचला होंठ हो गया। तो जिसमें उच्चारण अवयव और उच्चारण स्थान एक दूसरे को स्पर्श करें, ठीक है, यानी कि जीभ किसी न किसी चीज़ को स्पर्श करेगी और फिर अपना ये होंठ है निचला होंठ, ये भी स्पर्श करेगा, तब जाके जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें स्पर्श हो रहा है, टच हो रहा है, उच्चारण अवयव और उच्चारण स्थान दोनों क्या है चीज़ें, हम पिछली कक्षा में अच्छे से समझ चुके हैं, तो एक बार उसको पढ़ लेना। तो जब उच्चारण अवयव और उच्चारण स्थान एक दूसरे को स्पर्श करें और तब उससे जो व्यंजन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसको लिख लेना कि जब उच्चारण स्थान उच्चारण अवयव को स्पर्श करते हैं और उससे जो व्यंजन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना कि 25 सही है, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें देखोगे ना कि या तो जीभ या तो होंठ ये टच करेंगे ही करेंगे आपके किसी न किसी उच्चारण स्थान पर। जैसे क कह रहे हो, क, तो जीभ है आपके गले के पास, कंठ के पास स्पर्श कर रहा है, च, ठीक है, तो ये तालु के पास, ट मूर्धा के पास, ठीक है, प ये होठ आपके होठ से स्पर्श कर रहा है, ऊपरी होठ से। तो ऊपरी होठ भी एक तरह का उच्चारण स्थान है ना, क्योंकि ये स्थिर है। अपने चल वाले कौन है जो चल सकते हैं, तो ये अपना निचला होठ और जीभ, ये उच्चारण अवयव है। तो ये उच्चारण अवयव कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा किसी न किसी उच्चारण स्थान को और तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। तो पूरा टच करे, मतलब अच्छे से टच करे, उसी को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो पूरा क से अंग, च से य, ट से ण, त से न और प से म तक लेके, यानी कि 25 ध्वनियाँ जो हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगी। तो अब आप समझ गए हो कि इसका नाम क्यों पड़ा स्पर्श। उसमें बता रहा था ना कि इसका नामकरण के बारे में भी देखते जाएंगे। तो इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, स्पर्श ध्वनियाँ या स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी भी कह सकते हो। उसके बाद दूसरा आता है अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ में, अंतस्थ का मान के चलो कि अंतस्थ कैसे कहते हैं कि जो बीच में हो, बीच में अंत स्थित, मतलब किसी के अंदर स्थित। तो अंदर यहाँ सेंस की बीच में स्थित हो जाता है। तो जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण उनके बीच की लगभग ध्वनियाँ हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, स्वर वर्ण में क्या है कि वो टच वाली बात है ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ध्वनि निकल जाती है, जीभ उठता ही नहीं है, थोड़ा बहुत उठता है तो उठता है, आ ई उ, कहीं स्पर्श तो नहीं कर रहा, प्लस में ज़्यादा उठ भी नहीं रहा है, ठीक है, ए ओ थोड़ा बहुत बस जीभ हल्का उठता है, नहीं तो ध्वनि ऐसे आराम से निकल जाती है। व्यंजन में क्या है कि कुछ ज़्यादा ही उठता है। अंतस्थ मतलब क्या हो गया ना कि इनके बीचों बीच
मतलब जीभ जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं उठेगा, ठीक है, उठेगा, टच भी करेगा, लेकिन दोनों के बीचों बीच, ना उतना स्वर वर्ण की तरह कम भी नहीं है और व्यंजन वर्ण की जितना पूरा भी नहीं। तो इनको हम अंतस्थ कहते हैं, ठीक है, अंतः स्थित ऐसे मान के चलो। तो अंतस्थ में हो जाएंगे आपके कौन कौन से, य, र, ल और व। अब इन अंतस्थ को भी ना बांटा गया है 3 भाग में, ठीक है, कौन कौन सा देख लेते हैं। एक तो हो गया अर्धस्वर, फिर हो गया लुंठित या प्रकंपित, और ये हो गया पार्श्विक। ऐसे 3 में बटा हुआ है। तो अर्धस्वर कौन कौन सा है? अर्धस्वर हो गया आपका, कौन सी ध्वनि है? तो य और व। अर्धस्वर क्यों? क्योंकि लगभग लगभग स्वर जैसे हैं ये। तो जीभ मतलब य और व भी बोलोगे ना, य व, तो स्वर वर्ण से बस थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लगभग स्वर वर्ण की तरह उच्चारित किए जाते हैं। जैसे स्वर वर्ण की ध्वनि सीधे निकल जाती है ना, बिना जीभ का वो किए हुए, ऊपर या नीचे आए हुए, वैसे ही य और व, तो इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग लगभग स्वर जैसे हैं। अर्धस्वर मतलब इनमें जीभ जो है स्वर वर्णों की तरह बहुत कम उठता है, यानी कि ज़्यादा बाधा नहीं होती है। उच्चारण स्थान से जो भी ध्वनि निकली वो बिना जीभ के क्या बोलते हैं, बाधा उत्पन्न किए और आपकी ध्वनि मुख से निकल जाती है। तो इस वजह से इसको अर्धस्वर कहते हैं, मतलब लगभग लगभग स्वर जैसा है। तो यह और वह हो गया। लुंठित या प्रकंपित में कौन सी आती है? तो र, और पार्श्विक में ल। देखो इनका नामकरण का क्या है लेके मैं बता देता हूँ, इतना तो याद करने का मतलब अपने याद रख लेना कि बस पार्श्विक ध्वनि कौन है और लुंठित ध्वनि कौन है। लेकिन फिर भी इनका नाम कैसे पड़ा? तो देखो प्रकंपित या लुंठित। लुंठित मतलब जैसे उसके मान को चले लेटे हुए अर्थ में ले रहा है लुंठित। र र र र जैसे आप कहोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ऐसे जीभ को उठा के फिर पटक रहे हो, लेटा दे रहे हो। र र र, तो ये जो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? लुंठित। और पार्श्विक ल, तो इसमें क्या हो रहा है? ल। ल में क्या है? जीभ ऊपर टच कर रहा है, आप फील करना उसको, जीभ ऊपर टच कर रहा है और एक दोनों तरफ ना खिड़की टाइप का बन जा रहा है। जैसे कि मतलब ये अपना ऊपरी भाग हो गया, ठीक है, ऐसे जीभ ऐसे टकरा रही है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक खुला भाग बन रहा है और यहाँ एक खुला भाग। आप फील करोगे, बोलोगे तो ल ल, दो तरफ खिड़की टाइप की खुली बन जा रही है। तो पार्श्व यानी कि अगल बगल, पार्श्विक यानी अगल बगल की खुली खिड़की टाइप की बन जाना, तो उस वजह से इसका नाम पार्श्विक पड़ा। तो ला ध्वनि आ जाएगी पार्श्विक में। तो इस तरह से अंतस्थ में, ये अंतस्थ में याद रखना कि मेन 4 ध्वनियाँ यर लवा, उसको कैसे कैसे बांटा है। तो अर्धस्वर में य और व हो गया, लुंठित या प्रकंपित र हो गया और पार्श्विक हो गया ला। ठीक है, तो ये हो गया अपना अंतस्थ। अब तीसरा कौन सा है? उष्म। ठीक है, उष्म ध्वनि के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। इसको एक बार देखना आप, मतलब जितना भी हमने पढ़ा उच्चारण कर करके आप फील करना, इसको खुद से भी देखना, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इनका नामकरण पड़ा और कैसे कैसे ये बटी हुई है। अभी हम उच्चारण स्थान के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कहाँ से इनका उच्चारण उत्पन्न हो रहा है वो भी देखेंगे। अभी बस ये देखो कि कहाँ अवरोध उत्पन्न हो रहा है और कहाँ अवरोध नहीं उत्पन्न हो रहा है, इन सब चीज़ों पर आप फोकस करना। उच्चारण स्थान उच्चारण वाला टॉपिक है, उसको जरूर पढ़ना। तो कल हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर और कौन कौन से व्यंजन वर्णों के भेद हैं।
तो चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और हमेशा बने रहिए हमारी क्लास के साथ। हम दिसंबर 2026 का नेट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे पूरे नॉलेज के साथ। तो कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। धन्यवाद।